हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आने वाले तमाम एग्ज़ाम के लिए आपकी जो तैयारियां हैं वो बहुत सटीक रणनीति के साथ आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं सारे एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं, सारे क्वालिटी बुक्स आपके पास हैं। आपकी स्ट्रैटेजी जो है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे जो आने वाले दिनों में आपके होने वाले हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बहरहाल यहाँ पे आपके जीएस पोर्शन को डील करने के लिए मैं आया हूँ। जीएस के तमाम लेक्चर्स जो हैं आपके पोर्टल पे आपके पास अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स उन सारे लेक्चर्स को रिवीजन करना है और चीज़ों को इंटरलाइज करने का प्रयास करना है, चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। अगर चीज़ों को अच्छे से समझोगे, इंटरलाइज करोगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। सो आज हमारे सामने जो बुक है आप देख रहे हैं 6500 टीसीएस एमसीक्यू की बुक आपको दिख रही होगी। सो ये बुक के बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे, सभी लोग जानते होंगे। सो ये बुक ऑलरेडी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। इसके 5th एडिशन जो बुक है वो आपके सामने है। ऑलरेडी इसके पहले के जो एडिशन के बुक हैं वो काफी सक्सेसफुल बुक है, आप सभी को इससे बहुत फायदा हुआ है। सो इस बुक की खास बातें हैं जिस पे बात करेंगे, साथ साथ इस बुक के कुछ बहुत अच्छे एमसीक्यूज जो हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और एक व्यापक एक समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे आने वाले एग्जाम में हमें फायदा होगा, ठीक है। सो ये बुक जो है 6500 टीसीएस, ये बुक अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली इट इज अ मस्ट बाय फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस एंड दिस बुक विल गोइंग टू हेल्प यू आई एम डैम श्योर इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। सो इस बुक की खासियत क्या है, द मेन फैक्टर ऑफ दिस बुक, सबसे अच्छी चीज जो इस बुक के साथ है वो है इसका सॉल्यूशन। मैं हमेशा आपको बताता रहा हूं, हमेशा बताता हूं कि ये बुक क्या है, दिस इज टीसीएस एमसीक्यू, बट ये जो एमसीक्यू जो है ये आपको एज अ टेस्ट का फायदा पहुंचाता है। सो इस बुक के जो भी एमसीक्यूज है उसको एज अ टेस्ट आप यूज कर सकते हो और ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस बुक की खासियत बात क्या है, इस पिनाकल की बुक की, इसका सॉल्यूशंस। सो सॉल्यूशन जो है इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ अ टेक्स्ट बुक, ठीक है। सो एक टेक्स्ट बुक की तरह सॉल्यूशन जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो जब भी आप इसको पढ़ोगे सो आपको लगेगा कि आप एक बुक से जो चीजें को है उसको क्या कर रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, इंटरलाइज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इस बुक में जो भी कॉन्टेक्सचुअल चीजें दी गई हैं, जो भी टेक्स्ट सॉल्यूशंस आपको दी गई हैं, वो क्या है, वो कंप्लीट सॉल्यूशंस दी गई हैं। और इसके अलावा एक और जो रिलेवेंट बात जो मैं बार बार आपको बताता हूं, काफी रिलेवेंट सॉल्यूशंस दी गई है, मतलब वैसे सॉल्यूशंस जिसके एग्जाम में आने के चांसेस जो हैं बहुत ज्यादा है, वैसे सॉल्यूशंस जो हैं आपको यहां मिलेंगे। सो आइए इस बुक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने इकोनॉमिक्स के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज फिर से उसी सेक्शन में आगे बढ़ेंगे और आज फिर से इकोनॉमिक्स के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। सो इकोनॉमिक्स जो है बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि इकोनॉमिक्स जो है बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। इट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड, डेवलपमेंट इन योर कंट्री एंड the development and the relationship in your family and among your peers. So क्या है बेसिकली इकोनॉमी क्या है, हमारे रिलेशंस को डिफाइन करता है, हमारे देश के रिलेशंस को डिफाइन करता है और वर्ल्ड लेवल पे, वैश्विक लेवल पे आप देखोगे तो इकोनॉमी का बहुत महत्व है। सो इकोनॉमी को अगर ब्रॉडली देख के अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स करेंगे। सरकारी योजनाएं क्यों लाई जाती हैं? सरकारी योजनाएं बेसिकली सबसे जो मेन मकसद है वो क्या है, वो है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के उस गोल से पीछे रह गया है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकारी योजनाएं लाई जाती हैं। तो सरकारी योजनाएं से प्रश्न आपके एग्जाम में बेशक आपने देखा होगा और अक्सर जो प्रश्न है वो जरूर पूछे जाते हैं। अगर ध्यानपूर्वक आपने सरकारी योजनाओं का अच्छे से अध्ययन किया तो यकीन मानिए आपके लिए सरकारी योजनाएं से क्वेश्चन जो है निश्चित आएगा और आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो आइए आज के लेक्चर में पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या है, और आज का पहला क्वेश्चन ये है, आइए पढ़ते हैं। व्हाट वाज द प्राइम टारगेट, क्या कह रहा है, व्हाट वाज द प्राइम टारगेट। मैंने आपको कहा है कि हमें जो है मेन वर्ड्स जो है उस पर हमें आइडेंटिफाई करना है। व्हाट वाज द प्राइम टारगेट ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख लक्ष्य क्या है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रमुख लक्ष्य है वो क्या था, ठीक है। सो फर्स्ट 5-year प्लान का क्या टाइम था, आप जानते हैं 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था, ठीक है। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का
गठन हुआ था 1950 में। क्लियर, समझ गए बातों को। और उसके बाद ठीक एक साल बाद 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई। ठीक है, 1951 में क्या हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई। और पहला 5 ईयर प्लान का क्या टर्म था, 1951 से लेके 1956 तक। मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि जो भी पंचवर्षीय योजनाएं थी, हर एक योजना में कुछ न कुछ टारगेट निर्धारित की गई थी। जो भी योजना आयोग था वो अपने लिए कुछ न कुछ टारगेट निर्धारित करता था कि इस 5 साल में हमें ये जो चीजें हैं उसको अचीव करना है। वो एग्रीकल्चर हो सकता था, वो इंडस्ट्रियल हो सकता था, वो ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे तमाम जो डेवलपमेंट्स है जिसके बारे में बात की गई है हर एक पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या बात की गई है, 4 ऑप्शन से, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, अच्छा देखिए क्या है, पंचवर्षीय योजना बहुत व्यापक योजनाएं थी। सो यहां पे जो भी ऑप्शंस होगा डेवलपमेंट का वो बहुत संकीर्ण नहीं, व्यापक होगा। व्यापक कहने का मतलब, अब यहां पे है पोर्ट्स। ये बताइए कि पूरे 5 साल में क्या गवर्नमेंट केवल पोर्ट्स डेवलप करने पे ध्यान देगी, तो ऐसे ऑप्शंस को आप बेझिझक काट सकते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये बहुत रिलेटेड है। ऑब्वियस सी बात है, जब इंडस्ट्रीज आप डेवलप करोगे तो इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी। ठीक है, और ये इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेकंड 5 ईयर प्लान का टारगेट था। पहले 5 ईयर प्लान का क्या था, क्या है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लिखा है यहां पे, इसका क्या था, इसका था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि का विकास। ठीक है, कृषि का विकास। हर एक पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने आपको यह भी बताया है कि हर एक पंचवर्षीय योजना किसी न किसी मॉडल पर आधारित था। और ये जो पहला पंचवर्षीय योजना था वो किस मॉडल पे था, वो था हरोद-दोमार मॉडल। हरोद-दोमार मॉडल। ठीक है, हरोद-दोमार मॉडल। क्लियर, ओके। So हरोद-दोमार ग्रोथ मॉडल इज नोन फॉर हाईलाइटिंग द रोल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। क्या किया था हरोद-दोमार, अभी हमने डिस्कस किया ना। हरोद-दोमार ग्रोथ मॉडल जो है इज नोन फॉर हाईलाइटिंग द रोल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, क्या हाईलाइट किया था, एक रोल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन दिस मॉडल। और कौन सा 5 ईयर प्लान जो है इस मॉडल पे बेस्ड था, अभी हमने तुरंत डिस्कस किया। कौन सा प्लान था, हमारा पहला पंचवर्षीय योजना था 1951 to 56। 1951 to 56। क्लियर है, समझ में आ गई। सो हरोद-दोमार विकास मॉडल जो है बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता देता है। ये बात ध्यान रखिएगा, कभी हो सके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि हरोद-दोमार जो मॉडल है वो किस चीज की विशेषता पे बल देता है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका आंसर होगा बचत और फिर निवेश। ठीक है, सेविंग्स, पैसा को सेविंग्स और फिर उसका री-इन्वेस्टमेंट, इस बात पे ध्यान देता है हरोद-दोमार मॉडल। क्लियर, समझ में आ गई चीजें, ओके। So in which 5 year plan was the following statement quoted? Okay, so कहा जा रहा आपसे, क्या पूछा जा रहा प्रश्न, निम्नलिखित में से बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो कथन है किस पंचवर्षीय योजना में उद्धृत किया गया था, वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की अंतः प्रेरणा का उदय तो निर्धनता और आय, संपत्ति और अवसरों की असमानता से होता है। ठीक है, क्लियर है, एक बार फिर से इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। क्या कह रहा है, द अर्ज टू ब्रिंग इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। ठीक है, जो आपकी अर्ज है, जो आपकी इच्छा है, क्या इच्छा है, इकोनॉमिक, आर्थिक और सामाजिक चेंजेस को लाने का अंडर प्रेजेंट कंडीशन। अंडर प्रेजेंट कंडीशन मतलब उस समय की जो कंडीशन थी भारत की, उस कंडीशन में जो सामाजिक और आर्थिक जो परिवर्तन लाना चाहते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। कम्स फ्रॉम द फैक्ट ऑफ पुअर्टी एंड इनइक्वालिटीज इन इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये जो चेंज लाने का जो अर्ज है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, सोशल चेंजेस। ठीक है, ये जो दो डेवलपमेंट की बात हो रही है, जिसका बेसिस क्या है, जो भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय उस भारत की क्या स्थिति थी, उस भारत की स्थिति थी कि वहां पे क्या था, वहां पे गरीबी थी, वहां पे क्या था, वहां पे असमानता था, इनइक्वालिटीज थी, वहां पे वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज में असमानता थी, है ना। जिसके पास पैसा था उसके पास अच्छा खासा था, जिसके पास नहीं था वो बहुत गरीब थे। इस परिस्थिति में ये सोचा जाना कि हम सोशल इकोनॉमिकली इक्वालिटी एस्टेब्लिश करेंगे, पुअर्टी को एलिमिनेट करेंगे, ये चीजें जो हैं कब सोची गई थी, ये सोची गई थी आपकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में। अब देखें बैक टू बैक हमने 3 क्वेश्चन पहली पंचवर्षीय योजना से किया।
ठीक है, पहली पंचवर्षीय से 3 क्वेश्चन किया, मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से कोई क्वेश्चन अब आपका आगे नहीं छूटेगा। ठीक है, ओके। So, which of the following statement is correct regarding the Industrial Policy Resolution 9052? Okay, Industrial Policy Resolution 9056, 56. Okay. So, options 2 दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शंस है? पहला ये है और दूसरा ये है। आपको दोनों को कंसीडर करना है। पहला क्या कह रहा है? दिस रेजोल्यूशन फॉर्म द बेसिस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, कह रहा है ये जो रेजोल्यूशन था ये बेसिस था किसका? सेकेंड 5 ईयर प्लान था। यह प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का आधार बना। ये जो प्रस्ताव था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बना। पहला, दिस पॉलिसी वाज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन्स। ठीक है, दिस पॉलिसी वाज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन, मतलब इस नीति का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन नीदर 1 नॉर 2, दोनों बोथ 1 and 2, ओनली 1 and ओनली 2, 4 ऑप्शन हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान के संदर्भ में यह बात आपसे कही गई है। क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, पहला 5 ईयर प्लान मैंने आपको बताया था 51 से 56, दूसरा 5 ईयर प्लान 56 से स्टार्ट हुआ। ऑब्वियस सी बात है, ये जो था बेसिस था हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान का, ये बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू। ये क्या था? इट वॉज द बेसिस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड क्या कह रहा है? दिस पॉलिसी वाज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड रीजन, ये भी बिल्कुल सही है। सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो टारगेट था वो क्या था बेटा? वो था आपका इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, जो उद्योग थे उसका विकास करना, क्योंकि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वहां पे एग्रीकल्चर की बात हो चुकी थी, एग्रीकल्चर के लिए कार्य हो चुका था, इसलिए सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो हमारा मेन टारगेट था वो था हमारा इंडस्ट्रीज, उद्यम। ठीक है, सो ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये दोनों सही है। सो दोनों सही है तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। ठीक है, बोथ 1 and 2। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सेकेंड 5 ईयर प्लान से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ओके, सो व्हाट वर द प्राइमरी गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया? ठीक है, व्हाट वर द प्राइमरी गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुख उद्देश्य क्या थे? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के, ठीक है, जो भी पंचवर्षीय योजना, यहां पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, जो भी 5 ईयर प्लान्स थे उसके उद्देश्य के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए यहां पे जब आप चारों पढ़ोगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पंचवर्षीय योजनाएं जो थे उसका उद्देश्य क्या था। जब यहां पे चारों लाइन आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सारा उद्देश्य था, लेकिन यहां पे प्रश्न जो पूछा जा रहा है उस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो व्यापक तौर पे उद्देश्य थे, जो ब्रॉड पर्पस था, वो क्या था। चारों ऑप्शन आपके सामने क्या होगा? ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ओके, पॉवर्टी रिडक्शन, अर्बनाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी एंड मॉडर्नाइजेशन, सोशल वेलफेयर, सेल्फ सफिशिएंसी, इक्विटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। देखिए ऑप्शन जो है मैं कहूंगा सारे ऑप्शन सही है, मतलब सारे जो चीज हैं वो डेवलपमेंट था, लेकिन ब्रॉडली जो मेन कंसर्न था 5 ईयर प्लान का वो क्या था, उसकी बात आप करोगे तो आप जानोगे ये क्या था। ये था ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ठीक है, आत्मनिर्भरता और समानता, आधुनिकीकरण और समृद्धि, ग्रोथ। ठीक है, तो ये सारे जो थे ये हर एक 5 ईयर प्लान में एक मेन टारगेट था कि जो भी 5 ईयर प्लान का स्ट्रक्चर होगा उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, उसका ओरिएंटेशन होगा ग्रोथ के प्रति, मॉडर्नाइजेशन के प्रति, सेल्फ रिलायंस के प्रति और इक्विटी के प्रति। ठीक है, आप जानते हैं भारत में असमानता थी, इसको खत्म करना टारगेट था। सेल्फ रिलायंस, हम लोग बहुत सारी चीजों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे, आप जानते थे अनाज के लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे, उसको खत्म करना था। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि हमारा एक कृषि प्रधान देश था और एक डेवलप्ड देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी इंडस्ट्री जो है, आपकी सर्विस सेक्टर जो है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सब बहुत मजबूत हो। केवल प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर वगैरह है वो मजबूत होने से आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो सकती, इसलिए जो सेकेंडरी सेक्टर था या टर्सरी सेक्टर था उसका मजबूत होना भी बहुत जरूरी था। इसलिए हर एक 5 ईयर प्लान में आप देखेंगे कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर पे कहीं ना कहीं ध्यान दिया गया। ठीक है, इसलिए जो परफेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ऐसे प्रश्न को बहुत ध्यान से कवर करना है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपको ये परेशान भी कर सकते हैं। ओके,
सो चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको करेक्ट पेयर चूज करना है, मतलब 4 ऑप्शन है, इसमें से एक जो है सही सुमेलित है। करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। ठीक है, सो पहला है थर्ड 5 प्लान, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। ओके, सो ये क्या है, ये है थर्ड 5 प्लान, क्या है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर है आपका फोर्थ 5 प्लान, फैमिली प्लानिंग एंड प्रोग्राम। फर्स्ट 5 प्लान, महालनोबिस मॉडल, फर्स्ट 5 प्लान महालनोबिस मॉडल, और सेकंड 5 प्लान फोकस ऑन एग्रीकल्चर। अब देखो, हमने पहले डिस्कस किया था कि जो पहला प्लान था उसका फोकस था एग्रीकल्चर पे, यहां बोल रहा है सेकंड 5 प्लान, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, सी बोल रहा है फर्स्ट 5 प्लान महालनोबिस मॉडल, अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि जो पहला 5 प्लान था वो हरोद दोमार मॉडल पे था, ये भी गलत हो गया। ए क्या कर रहा है, थर्ड 5 प्लान रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैंने कहा था कि जो पहला था 5 प्लान उसमें कृषि के बारे में सोचा गया और दूसरे 5 प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पूछा गया, यहां ऑप्शन है थर्ड, ये भी गलत हो गया। और चौथा 5 प्लान में है फैमिली प्लानिंग एंड प्रोग्राम, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सो एक ऑप्शन जो है आपका, एकमात्र ऑप्शन यहां पे सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, okay, so for the first time the objective of self reliance was incorporated in which 5 plan? ठीक है, सो आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार, आत्मनिर्भरता का जो उद्देश्य था इसको पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया, किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया, किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। ठीक है, थर्ड, सेकंड, फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड। सो पंचवर्षीय आपको मैंने पहले ही बताया है कि हर एक पंचवर्षीय योजना में कुछ न कुछ क्या थे, कुछ न कुछ टारगेट्स थे। सो आपको बताना है, यहां पे क्या बताना है कि आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस जो था, आत्मनिर्भर बनना, ये किस 5 प्लान में शामिल किया गया था पहली बार, कौन सा था बेटा, बिना किसी देरी के देखते हैं, ये था आपका थर्ड 5 प्लान। ओके, सो पहले में क्या था, पहले में मैंने बताया आपको द फर्स्ट वॉज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, second was industrialization, इंस्टॉलेशन, और थर्ड 5 प्लान में क्या बात की गई, थर्ड 5 में बात की गई सेल्फ रिलायंस की, आत्मनिर्भरता की। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंडेंट थे। ठीक है, और डिपेंडेंट जब होता है आदमी तो क्या करता है, इंपोर्ट करते हैं। जब हम इंपोर्ट करते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी इंडस्ट्रीज की स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम एक्सपोर्ट कर पाए, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उसमें कमी आती थी और इससे जो है हमारी अर्थव्यवस्था चरमराती। इसलिए ये बहुत जरूरी स्टेप था कि हम आत्मनिर्भर बने, और उसी कारण जो है थर्ड 5 प्लान में ऐसा निर्णय लिया गया कि हम लोग आत्मनिर्भर की तरफ जो है बनने की तरफ कार्य करेंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड 5 प्लान। ओके, सो इन 2015 द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड विद द, बहुत आसान प्रश्न है, आप सभी ने कई बार इस प्रश्न को देखा होगा, समझा होगा, सीखा होगा। सो इन 2015 द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड विथ, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर, 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया था, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया था, आपको बताना है। क्या आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, कब, 2015 में, 2015 में। ठीक है, सो प्लानिंग इन इंडिया, भारत में जो प्लान है उसका बेसिकली उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेट करता है। पहले प्लानिंग कमीशन था, बाद में नीति आयोग आई है। सो नीति आयोग के पास ऑब्वियसली 5 ईयर प्लान्स नहीं है, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, 7 ईयर प्लान्स, 3 ईयर प्लान्स, अलग अलग लेवल पे, लेकिन कार्य वही है। पहले जो कार्य प्लानिंग कमीशन करता था वो कार्य अब कौन कर रहा है, वो कार्य अब नीति आयोग कर रहा है। इसके भी जो चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री होते हैं और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। प्लानिंग कमीशन के भी चेयरमैन जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, क्लियर। So which 5-year plan is in India was mainly focused on Garibi Hatao, creation of employment opportunities and agriculture production amongst other objectives. ठीक है, which 5-year plan in India, which 5-year plan in India
was mainly focused on गरीबी हटाओ, creation of employment opportunities and agricultural production amongst other objectives. Okay, so which 5-year plan in India was mainly focused on गरीबी हटाओ, creation of employment opportunities and agricultural production amongst other objectives. So main objective क्या था? So आपको बताना है किस 5-year plan में जो गरीबी हटाओ का एक ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट किया गया था. ठीक है, किस 5-year प्लान में गरीबी हटाओ जो है ये ऑब्जेक्टिव है जिसको सेट किया गया था. सो भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों को के सृजन और अन्य उद्देश्य के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित थी? क्या हो जाएगा आंसर? यस, 5th, 4th, 3rd, 2nd. 5th, 4th, 3rd और 2nd 4 ऑप्शन आपके सामने हैं. क्या आंसर होगा? सो ये कब का प्लान है? ये प्लान है 1974 टू 78. ठीक है, कौन सा प्लान था इस समय? कौन सा प्लान चल रहा था इस समय? इस समय चल रहा था 5th 5-year प्लान. ठीक है, 5वां पंचवर्षीय योजना. और 5वां पंचवर्षीय योजना का क्या मेन थीम था? थीम था गरीबी हटाओ. ठीक है, गरीबी कैसे हटेगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से. जब रोजगार का सृजन होगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगी तो गरीबी जो है अपने आप जो है घटने लगेगी. ठीक है, याद रखिएगा गरीबी हटाओ जो है 5th 5-year प्लान से कनेक्टेड था. So the Rural Landless Labor Employment Guarantee Program (RLEGP) was started in which of the following 5-year plans? Okay, the Rural Landless Labor Employment Guarantee, the Rural Landless Labor Employment Guarantee Program (RLEGP) was started in which of the following 5-year plans? Was started in which of the following 5-year plans? ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजनाओं में शुरू किया गया था? ओके, सो बेसिकली एक प्लान है जो एक 5-year प्लान के अंतर्गत उस समय शुरू किया गया था. वो कौन सा 5-year प्लान था जिसके समय जो है RLEGP जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हुई थी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम. सो 6ठा, 7वां, 5वां या 4था? So the plan was 90, 82, 85. क्या फेज था? ये फेज था आपका 6ठे 5-year प्लान का. ठीक है, कब लॉन्च किया गया इसको? इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 1983 में. ठीक है, 1983 में. फेज याद रखिएगा 1982-85. ठीक है, इस समय पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? वो 6ठी चल रही थी. और इसी योजना के अंतर्गत क्या लॉन्च किया गया? ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम. ठीक है, ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम. ठीक है, क्लियर? ओके. सो व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रोलिंग प्लान इन इंडिया? भारत में रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? आप जानते हैं प्लान के बीच में रोलिंग प्लान आई थी. ठीक है, और इसकी अवधि बताना है क्या थी. ठीक है, मात्र 2 साल के लिए प्लान आया था. किस वर्ष आया था आपको बताना है. 4 ऑप्शन आपके सामने हैं. सो इन विच ईयर रोलिंग प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड? सो आप जानते हैं रोलिंग प्लान जो है बेसिकली 5th 5-year प्लान को टर्मिनेट करके, ठीक है, इसको लाया गया था. ठीक है, 5th 5-year प्लान को टर्मिनेट करके, 5th 5-year प्लान जो था उसको टर्मिनेट करके इसको लाया गया था. किसके द्वारा? जनता गवर्नमेंट. जनता गवर्नमेंट. ठीक है, जनता गवर्नमेंट. क्या हो जाएगा आंसर? 74 से 78 जानते हैं 5th 5-year प्लान था. और उसकी जैसी ठीक बाद जो है 1978 से 90 तक जो है 2 साल का रोलिंग प्लान लाया गया था. क्लियर है? समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं. ठीक है, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म को आपको चुनना है. ठीक है, क्या है? सो चूज द करेक्ट पेयर. ठीक है, करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. निम्नलिखित में से
जो सही विकल्प हैं उसको आपको चुनना है। 6th 5 प्लान, ठीक है, सो राजीव गांधी। 5th 5 प्लान इंदिरा गांधी। 4th 5 प्लान जवाहरलाल नेहरू और 7th 5 प्लान पीवी नरसिम्हा राव। सो आपको क्या है, सही विकल्प चुनना है, मतलब किस 5 प्लान के समय कौन से लीडर थे इसको आइडेंटिफाई करना है, कौन सा गलत है कौन सा सही है। सो एक इसमें क्या है, कह रहा है आपको सही चुनने के लिए। इसका क्या तात्पर्य है कि इसमें से जो 3 है वो क्या होंगे, वो गलत होंगे, ठीक है, 3 गलत होंगे। आइडेंटिफाई कीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था 5th 5 प्लान के बारे में, गरीबी हटाओ लाया गया था। किसके द्वारा ये आंदोलन है, ये जो नारा दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा किया गया था? गरीबी हटाओ। आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि गरीबी हटाओ का जो नारा था बहुत प्रचलित नारा था, और ये इतना प्रचलित नारा था कि फिर से इंदिरा गांधी को इलेक्शन जिताया था। और ये जो योजना है, ये जो नारा है वो कौन सा था, वो था इंदिरा गांधी, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये इंदिरा गांधी। सो बी जो है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर। So growth with stability and progressive achievement of self-reliance was the objective of which 5-year plan? ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5-year प्लान। ठीक है, मतलब स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? 5th, 3rd, 4th, 2nd, 5th, 3rd, 4th, 2nd। क्या ऑब्जेक्टिव है? स्थिरता के साथ विकास, मतलब ग्रोथ भी चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए। मतलब जो है, जो ग्रोथ है, जो भी आपका डेवलपमेंट है, बहुत स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गरीबी, बेसिकली जो पुअर्टी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ग्रोथ जो है बहुत नीचे चला जाए। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है कि एक पेस से आप जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसकी जरूरत थी, स्टेबिलिटी की जरूरत थी, साथ साथ ग्रोथ की जरूरत थी। और इस तरह के ऑब्जेक्टिव निर्धारित की गई थी किसमें? 5वीं, तीसरी, चौथी या दूसरी। हमने इस क्वेश्चन को भी आज की क्लास में डिस्कस किया है। यस, आइडेंटिफाई कीजिए क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। हमने इसको भी आज डिस्कस किया है। सो ये समय था प्लान का 1969 टू 1974, और ये कौन सा प्लान था? ये था आपका चौथा पंचवर्षीय योजना, यानी कि 4th 5-year प्लान। ठीक है, 4th 5-year प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। ठीक है, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। क्लियर? सो द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ 9th and 10th 5-year प्लान वाज, क्या बोल रहा है? कह रहा है कि 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय जो योजना थी के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः क्या था? ठीक है, द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ द 9th and 10th 5-year प्लान्स वाज, तो एक्चुअल जो ग्रोथ रेट था वो 9th और 10th 5-year। अब आपने एक शब्द यहां देखा होगा, यहां क्या लिखा है? एक्चुअल ग्रोथ रेट। एक्चुअल ग्रोथ रेट मतलब एक होता है टारगेट। ठीक है, क्या होता है जब भी 5-year प्लान बनाते हैं तो एक होता है टारगेट ग्रोथ रेट, टारगेट ग्रोथ रेट, और दूसरा होता है एक्चुअल। ठीक है, एक टारगेट होता है, एक एक्चुअल होता है। ठीक है, सो टारगेट हो सकता है कि हमने रखा 5%, ठीक है, लेकिन फाइनली हो सके या तो बढ़ जाए या हो सके नीचे भी जा सकता है, तो ये जो है एक्चुअल होता है। तो यहां पे क्या पूछ रहा है? यहां पे एक्चुअल पूछ रहा है 9th और 10th में। ठीक है, सो 9th और 10th में क्या था? 9th में तो कम था, 10th में बहुत ज्यादा ग्रोथ अच्छा हो गया था भारत का। सो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर है 5.4% एंड 7.6%, 5.4% टू 7.6%। ओके, सो व्हाट इज नॉट अ गोल ऑफ 5-year प्लान? ठीक है, क्या बताना है आपको? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 5-year प्लान का गोल नहीं है।
एक्सक्यूज मी, ओके। पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं है, ठीक है। क्या है? पहला हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, दूसरा है हाई जीडीपी ग्रोथ, फिर है आपका इक्वल बेनिफिट टू ऑल द पीपल, सभी लोगों के लिए सामान्य लाभ, और सेल्फ रिलायंस। क्या हो सकता है? बहुत इजी प्रश्न है। अब देखिए कोई 5 ईयर प्लान का, भारत जो है पॉपुलेशन वाइज एक समृद्ध देश रहा है और यहाँ पे पॉपुलेशन को बढ़ाने का ग्रोथ जो है या एम या टारगेट जो है वो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो इसको इनफैक्ट कम करने की फैमिली प्लानिंग लाके जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें रुकावट, उसमें जो है थोड़ी सी जो स्पीड है उसको कम करने का प्रयास जरूर किया गया है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको इफिशिएंट बनाना, उसको रिसोर्स बनाना बहुत टफ हो जाता है, इसलिए उसका प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ग्रोथ बढ़ाने का, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का जो है कभी भी टारगेट नहीं किया गया। क्या पूछ रहा है कि नॉट अ गोल, ध्यान दीजिएगा यहां कह रहा है नॉट अ गोल, ठीक है। तो ये जो है कभी भी गोल नहीं रहा। क्लियर? ओके, so before being replaced by Niti Aayog, which organization was responsible for collecting data about unemployment using लकड़ावाला फॉर्मूला? ओके, सो क्या कह रहा है? नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व, ठीक है, मतलब नीति आयोग के रिप्लेस करने के पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ावाला जो सूत्र थी, जो फॉर्मूला थी, उसका प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता था? ठीक है, वो जो डेटा था बेसिकली बेरोजगारी से रिलेटेड उसको इकट्ठा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? ये ऑर्गेनाइजेशन थी प्लानिंग कमीशन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको पहले ही दे दिया, बिफोर रिप्लेसिंग बाय नीति आयोग। ओके, सो काफी आसान सरल प्रश्न यहां से पूछा गया। IPR 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ द विच 5 ईयर प्लान? सो ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न ऑलमोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन वाले जो प्रश्न है ये हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। IPR 1956 जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ये प्रश्न हमने ऑलरेडी देखा है। ठीक है, सो आप जानते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन मतलब इंडस्ट्रीज का जो बेसिस था वो कौन सा 5 ईयर प्लान था? वो था हमारा सेकंड। मैंने पहले आपको समझाया था कि सबसे पहले एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया, कृषि को विकसित किया गया और कृषि के विकास होने के तुरंत बाद हमारा जो पूरा ध्यान था वो किसकी तरफ था? वो था इंडस्ट्रीज की तरफ, क्योंकि इंडस्ट्री का विकास जब तक नहीं होगा हम एक मॉडर्न राष्ट्र नहीं बन पाते, मॉडर्न देश नहीं बन पाते। सो आधुनिकीकरण का पहला जो स्टेप था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन होना। ठीक है, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान आप जानते हैं इट वाज 1956 टू 1961, 1956 टू 1961। क्लियर? ओके, सो नाउ वी शैल बी डिस्कसिंग इंडियन इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम एंड प्लानिंग। ठीक है, इस टॉपिक के जैसे केंद्रीय समस्याएं और योजना जो है उससे प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अलग अलग टॉपिक को अलग अलग करके स्क्रीन करके इस बुक में आपसे कवर कराया गया है आपको चीजें। सो आपको सो दैट अगर मान लीजिए कि इस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत जाके इस सेक्शन को कवर कर सकते हैं। ओके, आइए। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, भारत में बेरोजगारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन अर्बन एरिया। क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहां पाया जाता है? अर्बन एरियाज में, पहला। दूसरा, एडुकेटेड एम्प्लॉयमेंट पीपुल आर मेनली फाउंड इन रूरल एरियाज। क्या कह रहा है? एडुकेटेड जो बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार जो हैं वो आपको ज्यादातर रूरल एरियाज में मिलेंगे। तीसरा क्या कह रहा है? हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज डिजायरेबल फॉर रिड्यूसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल इकोनॉमी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च फसल सघनता वांछनीय है। ओके, तीनों ऑप्शन से आपके सामने है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ओके, क्या होगा राइट आंसर? देखिए पहला क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन अर्बन एरियाज। ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? क्योंकि सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जैसे कृषि का मौसमी, कृषि का समय है मतलब फसल का समय है कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए कि धान की खेती होती है, मक्के की खेती होती है, बाजरा होता है, कुछ भी होता है। सो ऑब्वियस सी बात है साल के एक ही फेज में होगी।
जब भी कटाई का मौसम आएगा या रुपाई का मौसम आएगा तो क्या होगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, हमें जॉब मिल जाएगी, जो भी जो लेबर्स हैं, जो भी किसान भाइयों के साथ मिलकर कार्य करते हैं उनको जॉब मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही कटाई का सीजन खत्म होगा, रुपाई का सीजन खत्म होगा, वो क्या है, फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। तो सीजन जैसे चेंज करता है वो बेरोजगार हो जाते हैं। और ये किस कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको ग्रामीण इलाका में देखने को मिलता है, ना कि अर्बन एरियाज में। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। तो ए क्या है, ए गलत हो गया। उसके बाद क्या है, बी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल आर मेनली फाउंड इन रूरल एरियाज। देखिए शिक्षित ज्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे, शहर में मिलते हैं, और शिक्षित बेरोजगार भी कहाँ मिलेंगे, ये भी शहर में मिलेंगे, ग्रामीण में, ये भी गलत हो गया। तो दोनों तो गलत हो गया। तो क्या बचा, हायर क्रॉपिंग डेंसिटी इज डिजायरेबल फॉर रिड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल इकोनॉमी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी केवल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। ओनली ऑप्शन सी, केवल सी जो है इसका सही उत्तर है। So which of the following can be referred to the estimation of poverty? गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जाता है? गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जाता है? ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेफर्ड टू इन द एस्टिमेशन ऑफ पुअर्टी? कैन बी रेफर्ड टू फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पुअर्टी। अगर गरीबी का आकलन करते हैं तो किसका रेफर किया जा सकता है? ओके, किस चीज को बेस बना के हम लोग गरीबी का आकलन कर सकते हैं? पहला है एवरेज मार्जिनल यूटिलिटी एएमयू, फिर है मैक्सिमम सपोर्ट वैल्यू, ओके, देन है मिनिमम सपोर्ट वैल्यू, और फिर है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ओके, गरीबी निकालने के लिए अगर गरीबी करे मापदंड अगर जानना है और गरीबी कितनी हद तक है, कितने लोग गरीब है, ये निकालने के लिए हम ये निकाल सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से कि कितने लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, कितना लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। क्या आंसर हो जाएगा? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। मंथली कितना लोग खर्च कर रहे हैं उससे हमें गरीब लोगों के बारे में बेशक जो है पता चलेगा। ओके, द नेशनल पुअर्टी लाइन फॉर 2011-12 वाज एस्टिमेटेड एट पर कैपिटा पर मंथ फॉर अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। क्या प्रश्न कह रहा है? 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्राकलन भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह कितने पर किया गया है? ओके, 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्राकलन, 11-12 की बात की जा रही है, ध्यान देना है क्योंकि कब से बात करी, 11-12 की राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्राकलन भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना किया गया था? ये था 1000। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन को आप याद कर लें। ये जो पिनाकल वाली बुक है 6500, उसको अच्छे से पढ़ लें, बहुत सारे फैक्चुअल चीजें मिलेंगी। जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ पाए उसको ऑब्वियसली आप वीडियो लेक्चर से देख सकते हैं। ये क्या है, एक आपके जो बुक्स हैं उसको क्या है, उसको सपोर्ट करता है ये लेक्चर्स। तो अगर आप दोनों का हेल्प लेके करेंगे तो निश्चित ही आपकी सारी चीजें, जब भी आपको बुक से मन उब जाए, आपको पढ़ने का मन ना करे, डेफिनेटली आप लेक्चर्स देख सकते हैं और लेक्चर से चीजें आपको जल्दी जल्दी याद भी हो जाएंगी। ओके, क्या आंसर इसका? इसका आंसर है 1000। So the national poverty line for 2011-12 was estimated at how much per capita per month for rural areas? ठीक है, अर्बन देखा हमने, यहाँ पे फिर आपसे रूरल पूछा है। रूरल एरियाज के लिए कितना डिफाइन किया गया? पर कैपिटा पर मंथ। पर कैपिटा मतलब पर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति। ठीक है, प्रति व्यक्ति का मतलब होता है पर कैपिटा। ठीक है, इसको अर्थशास्त्र की भाषा में व्यक्ति को कैपिटा बोलते हैं। ओके, सो क्या है रूरल एरियाज के लिए प्रति व्यक्ति की आय प्रति माह कितनी होनी चाहिए? तो गरीबी रेखा से ऊपर है वो। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका 816 रुपए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2011-12 की बात है बेटा, 10-12 साल पहले की बात है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि 816 रुपए में कैसे महीना चलेगा। 2011-12 में 816 रुपया कम नहीं होता था, फिर भी अगर गरीबी एस्टिमेट से देखेंगे तो ये कम ही है क्योंकि महंगाई 2010-11 से भी थी। लेकिन ऑब्वियसली अभी से कंपेयर करेंगे तो अभी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और याद रखिएगा 816 जो है रूरल एरियाज के प्रति व्यक्ति प्रति माह का जो था वो क्राइटेरिया था। So in India, what type of unemployment is created due to lack of employable skill among the educated youths in India? Okay, क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है? ठीक है, ये कौशल कारण मतलब लोग एजुकेटेड तो हैं,
हमारे इंडिया में बहुत ऐसे जो युवक हैं वो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिस तरह की स्किल सेट की जरूरत है वो स्किल उनके पास नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री से एमफिल किया है, पीएचडी किया है, लेकिन जो डिमांड है मार्केट की वो क्या है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर की है। सो कंप्यूटर अगर आपको नहीं आता है तो डेफिनेटली लाख आपने पढ़ा हो, बहुत अच्छी आपकी डिग्री है, फिर भी यू आर स्टिल, देयर इज चांस दैट यू विल रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आप अनएम्प्लॉयड रह सकते हैं। सो ऐसे बेरोजगारी को क्या कहेंगे, इट इज एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, शिक्षित मतलब जो पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो भी बेरोजगार है, क्योंकि मार्केट का डिमांड कुछ और है और उस डिमांड को वो पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो कहीं और है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन द वे द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज कैलकुलेटेड इन इंडिया। ठीक है, क्या कह रहा है, भारत में बेरोजगारी दर की गणना करने की विधि, भारत में बेरोजगारी दर की गणना करने की विधि को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से परिभाषित करता है। भारत में बेरोजगारी दर की गणना करने की विधि को निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से परिभाषित करता है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड एमोंग द पर्सन इन द लेबर फोर्स, श्रम बल में व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत, द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड एमोंग द टोटल पॉपुलेशन, थर्ड है श्रम बल में व्यक्तियों का प्रतिशत, और फोर्थ है जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों की प्रतिशत। ओके, क्वेश्चन फिर ध्यान समझते हैं। भारत में बेरोजगारी दर की गणना अगर करना है तो करने की विधि को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से परिभाषित करता है। चारों ढंग आपके सामने है, क्या आंसर हो जाएगा, कैसे निकालेंगे बेरोजगारी दर, सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या हो जाएगा, ये कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा लेबर फोर्स है, मतलब ये लेबर फोर्स का मतलब कि इतने लोग जो हैं वो श्रम करने को तैयार है। ठीक है, इतने लोग जो हैं वो श्रम करने को तैयार है। एक मिनट फिर से बनाते हैं, मान लीजिए कि ये है। ठीक है, इसमें जो भी लोग हैं इस सर्किल में वो श्रम करने को तैयार हैं। इसका कुछ पार्ट जो है इतना, ठीक है, ये क्या है, ये तैयार तो है लेकिन क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तैयार होने के बावजूद इनके पास जॉब नहीं है इस परसेंटेज के पास। ठीक है, यहां पे इन लोगों के पास है लेकिन यहां पे जो लगे उनके पास नहीं है, तो क्या हो जाएगा, द परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड एमोंग द पर्सन इन द लेबर फोर्स। ठीक है, मतलब श्रम बल, जो लोग काम करने को तैयार हैं उनमें से जो प्रतिशत जिनके पास जॉब नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग एग्जैक्टली जो ये कैलकुलेशन है ये आपका बेस्ट क्या करता है, डिफाइन करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डिफाइन करने का बेस्ट तरीका है ये कि जो लेबर फोर्स आपके पास अवेलेबल है, मान लीजिए कि 10 लोग कार्य करने को तैयार हैं, जिसमें से 8 के पास कार्य है लेकिन 2 के पास कार्य नहीं है, तो 2 लोगों के जो परसेंटेज निकलेगा वो क्या है, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ओके, so which of the following indicators present a picture of occupational structure and employment in India? ठीक है, क्या कह रहा है, which of the following indicators present a pictures of occupational structure and employment in India? occupational structure and employment in India. ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक भारत में व्यवसायिक संरचना और बेरोजगारी की तस्वीर प्रस्तुत करता है। व्यवसायिक संरचना और बेरोजगारी की तस्वीर प्रस्तुत करता है। लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम, सेक्स रेशियो और वर्क पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट साक्षरता दर, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, सेक्स रेशियो और वर्क पार्टिसिपेशन रेट। क्लियर है, समझ में आ रही चीजों को, आपको क्लियर है, समझ में आ रही है ना। ओके, क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है वर्क पार्टिसिपेशन रेट, मतलब श्रम शक्ति जो भागीदारी है ये डिफाइन करता है, क्या करता है, पिक्चर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब संकेतक है जो भारत में व्यवसायिक संरचना है उसके बेरोजगारी की तस्वीर को प्रस्तुत करता है। श्रम शक्ति भागीदारी मतलब कितने लोग जो हैं आपके श्रम के जो वर्क फोर्स के हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये चीज डिफाइन करता है आपके किसकी, स्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया को। ठीक है, क्लियर, ये प्रेजेंट करते हैं पिक्चर्स ऑफ किसके, स्ट्रक्चर एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, जो पार्टिसिपेशन है ये दिखाता है, जैसे मान लीजिए कि 10 लोग हैं जिसमें से 8 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 2 लोग, फिर वही एग्जांपल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिया, वो क्या है, वो अनएम्प्लॉयड है। ओके,
Which organization is associated with the estimation of poverty line in India? किस संस्थान का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है? Which organization is associated with estimation of poverty in India? किस संस्थान का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है? ओके, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, नीति आयोग। सो आपको बताना किस संस्था का संबंध जो है भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है, मतलब गरीबी रेखा का आकलन करता है ये। नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। काफी सरल, काफी आसान प्रश्न है ये। आप सभी को पता है कि 1 जनवरी 2015 को गठित कब हुआ? 1 जनवरी 2015 आफ्टर रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया और उसके बाद नीति आयोग का गठन हुआ और नीति आयोग जो है बेसिकली पॉवर्टी लाइन की एस्टीमेट जो है वो निकालती है। ठीक है, बार बार जो है वो डेटा जारी करते। जो भी जो इंडेक्सेस हैं नीति आयोग के वो भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि कौन कौन से इंडेक्स हैं, कौन कौन से इसके जो भी सूचकांक है उससे प्रश्न आते हैं, तो उनको बहुत ध्यानपूर्वक वो पढ़ना है। चीज़ों को कोशिश करना है कि कवर किया जाए। जितने अच्छे से कोशिश करेंगे, कवर करेंगे, उतना ही फायदा आपको एग्जाम में होगा, उतनी चीज़ ज़्यादा आपको याद रहेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस यहाँ समाप्त होते हैं। आज हमने फिर से 25 बेहतरीन क्वेश्चन किया। आप देख रहे हैं कि 5 ईयर प्लान वाले में किस तरह से जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, और फैक्ट्स में भी बहुत बार आपने देखा है कि आपके कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आते भी रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर ध्यान से आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही आपको एग्जाम में इसका फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से 25 बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। 6500 का बुक जो है बार बार रिवाइज करते रहिए, और जहां भी कोई दिक्कत हो आप इस वीडियो लेक्चर से उसको सपोर्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी जीएस बहुत अच्छी हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में।